हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द चेंजेस। सो हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का स्ट्रक्चर भी फिर हमने देखा, डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। देन लास्ट वीडियो में हमारा था, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए यानी न्यूक्लियोसोम पढ़ा, कैसे न्यूक्लियोसोम पता है, कैसे प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग होती है, कैसे यूकैरियोट में डीएनए की पैकेजिंग होती है। सबसे पहले तो ये हमने जाना कि डीएनए की पैकेजिंग ज़रूरी क्यों थी। डीएनए जिसकी लेंथ अबाउट 2.2 मीटर है, उसको हमें कहाँ कंडेंस करना है, उसको हमें न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस करना है जिसकी लेंथ रफली 10 माइक्रोन है। न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर क्या होता है, डीएनए रैप्ड होता है। इस स्ट्रक्चर को हमें कहाँ कंडेंस करना था, इस स्ट्रक्चर को हमें कंडेंस करना है न्यूक्लियस के अंदर, जिसका साइज़ कितना बताया मैंने, 10 माइक्रोन। डीएनए का लेंथ था हमारा 2 मीटर। उसकी रैपिंग ज़रूरी थी। कैसे, प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में भी कुछ बेसिक प्रोटीन्स के हेल्प से एक न्यूक्लियोइड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, याद होगा, वहाँ पे पैकेजिंग हो रही थी। यूकैरियोट में ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर मेनली यूकैरियोट्स में ही देखा जाता है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन, ये सब टर्म हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को रैप कर दिया उस पर, वही हमारा बनता है न्यूक्लियोसोम। कैसे न्यूक्लियोसोम था, फिर बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल, सोलेनॉइड कैसे बना, क्रोमैटिन बना, क्रोमोसोम बना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है हमारा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल की कैसे हमें डिस्कवरी हुई, कैसे हमें पता चला कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक मटेरियल है, या प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है, या लिपिड हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इन सारी चीज़ों के बीच बारे में हमें क्या करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में दी गई हैं। एनसीईआरटी में बस एक ड्रॉबैक है कि एक्सपेरिमेंट्स का डायग्राम नहीं दिया गया है, तो यहाँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह से स्टार्ट किया है। आई होप आप लोग के पास अभी बुक होगा, साथ साथ बुक को भी देखते चलें। तो टिल 1860 तक क्या हुआ था, मेंडल ने डिस्कवरी कर चुकी थी, मेंडल्स के प्रिंसिपल आ चुके थे। और क्या हुआ था उस टाइम तक, एफ मिशर ने क्या किया था, एफ मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की भी डिस्कवरी कर ली थी कि ये समथिंग विच इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस, उसका नाम उन्होंने रखा था क्या, न्यूक्लियन। बट अभी भी 1860 तक क्या हुआ था, हमें जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर नहीं पता था कि प्रोटीन है, लिपिड है, क्या है। फिर 1860 से 1926 तक, यानी अब क्या क्या हो चुका था, मेंडल की डिस्कवरी आ चुकी थी, सटन की जो थ्योरीज थी आ चुकी थी, मॉर्गन की थ्योरीज आ चुकी थी। यानी अभी तक हमें ये पता चल चुका था कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। अभी तक हमें ये पता चल चुका था कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। माइक्रोस्कोपिक में काफ़ी डेवलपमेंट आ चुका था, माइक्रोस्कोप काफ़ी एडवांस हो चुके थे। बट अभी भी ये नहीं पता चला था कि क्या है हमारे जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए, आरएनए। टिल 1926 अभी भी हमें नहीं पता था। फिर 1928 यानी 1928 के आगे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जो कि हमें पढ़ना है सिलेबस में। उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर हमें पता चला कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ने हैं, हमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ना है फ्रेडरिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ पूरा नाम था उनका, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है हमारा एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट के सेटअप को आगे और बढ़ाया था वहाँ से, और अच्छे से प्रूफ किया था, मतलब फाइनली प्रूफ हो पाया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और लास्ट हमारा एक्सपेरिमेंट होगा अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी लास्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे जिसके थ्रू कंफर्म ही हो जाएगा कि हाँ डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो लास्ट हमारा एक्सपेरिमेंट जो होगा उसका नाम है हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट। तो एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके हम लोग तीन एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विच ही डिड इन 1928। साइंटिस्ट का नाम क्या था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एनसीईआरटी में दी गई ये चीज़ें, ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इनके एक्सपेरिमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, सो कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया के एक फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। किसके थ्रू, उस बैक्टीरिया ने किसी दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एब्जॉर्ब किया।
अभी इतने हम लोग कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं पढ़ते, थोड़ा देर में ये डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ जाएगी। बट सिंपल वर्ड में हम लोग किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने को क्या बोलते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना। किसी फ्रेंड को हम लोग काफ़ी लंबे टाइम बाद मिलते हैं तो देखते हैं कि वो कैसे उसके अंदर चेंज आए, तो हम लोग आपस में बात करते हैं ना, काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आए तुम्हारे अंदर। तो वैसे ही चीज़ यहाँ पे कुछ होगी, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न ये होगा कि जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्व कर लिया होगा बैक्टीरिया ने। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। इन्होंने किस ऑर्गेनिज्म पे वर्क किया था, इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म पे वर्क किया था वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया थे, उसका नाम क्या था, न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई या न्यूमोकोकस। बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ये बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। अब स्ट्रेन वर्ड क्या होता है, स्ट्रेन वर्ड यानी जेनेटिक, उसका क्या है, जेनेटिक वेरिएंट। आजकल आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कोरोना वायरस का एक नए स्ट्रेन्स हर कुछ टाइम पे आ रहे हैं। ये नए स्ट्रेन्स क्या होते हैं, ये उसके जेनेटिक वेरिएंट्स होते हैं। क्या वेरिएंट्स होते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के 2 वेरिएंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आर स्ट्रेन, यह हम लोग ऐसे लिखते हैं। एनसीईआरटी ने फर्स्ट वन पहले वाले को लिया है एस स्ट्रेन, तो हम लोग भी पहले वाले को एस स्ट्रेन लेते हैं। फर्स्ट वन इज एस स्ट्रेन एंड सेकेंड वन इज आर स्ट्रेन। ये क्या हैं, इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स हैं। अब ये बैक्टीरिया के कुछ हमें इनके समझना होगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो एस स्ट्रेन को हम लोग एस स्ट्रेन क्यों बोलते हैं, एस स्ट्रेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेड कलर से दिखा रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनकी कॉलोनीज स्मूथ कॉलोनीज होती है। ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये क्या है, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम वो मीडियम जिस पे बैक्टीरिया की हम ग्रोथ करार देते हैं, आर्टिफिशियली ग्रोथ करा रहे हैं। और आर स्ट्रेन को हम कैसे दिखाएंगे, इनकी कॉलोनीज रफ कॉलोनीज होती हैं, यानी ये कुछ इस तरह होंगे, इनकी कॉलोनीज कुछ रफ कॉलोनीज होती हैं। एस स्ट्रेन क्या है, स्मूथ कॉलोनीज हैं। अब स्मूथ कॉलोनी क्यों बनी है, या इसे हम लोग बोलते हैं शाइनी कैप्सूल। एस स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं, इनका आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, शाइनी कैप्सूल लाइक होता है, बिकॉज ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर, यानी इनके आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर। आर स्ट्रेन में क्या होता है, वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर एब्सेंट होता है, इस वजह से इनका अपीयरेंस कैसा होता है, रफ स्ट्रेन हम लोग इसे बोलते हैं। फिर ये जो एस स्ट्रेन में म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर है, ये क्या करता है, इस बैक्टीरिया को हमारे इम्यून सिस्टम से बचाता है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर इस बैक्टीरिया को हमारे इम्यून सिस्टम से बचाता है। अब ये बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम से बच गया, यानी इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को डैमेज नहीं कर पाया, यानी ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है, ये बैक्टीरिया अब अपना इफेक्ट शो कर सकता है। यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या करेंगे, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग होंगे, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया न्यूमोनिया कॉज करेंगे किसी इंडिविजुअल में। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर नहीं है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर नहीं है तो क्या होगा, इनको हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा, इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करेगा तो इनको डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी ये न्यूमोनिया कॉज नहीं करेंगे। इसी वजह से हम लोग एस स्ट्रेन को एनसीईआरटी ने क्या बोला है, विरुलेंट यानी सीवियर कंडीशन, यानी एक्सट्रीम कंडीशन कॉज कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो एस स्ट्रेन्स आर विरुलेंट, यानी कि ये कैसे होते हैं, सीवियर बैक्टीरिया होते हैं, ये डिजीज कॉज करेंगे। तो क्या चीज़ें मैंने बताई, सबसे पहली बात एस स्ट्रेन शाइनी कैप्सूल ऑन सरफेस, शाइनी कैप्सूल ऑन सरफेस। आर स्ट्रेन कैसे हैं, रफ कॉलोनी, देन सेकेंड पॉइंट, ये शाइनी कैप्सूल क्यों है, ये शाइनी कैप्सूल प्रेजेंस है बिकॉज ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर, बिकॉज ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर। म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर। अब ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर क्या कराता है, इट हेल्प्स इन, ये हेल्प कराता है ताकि इसे हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज ना करे, यानी कैप्सूल हेल्प्स इन एस्केपिंग इम्यून सिस्टम एंड कॉज निमोनिया। ये कैप्सूल हेल्प कराता है इसे, इट हेल्प्स इन
इट हेल्प्स इन स्केपिंग, यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्केप कर जाता है, स्केपिंग इम्यून सिस्टम एंड causes न्यूमोनिया। यहाँ से एक चीज़ हमें और क्या पता चली, न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है। डिजीज़ चैप्टर में इसके बारे में हम लोग और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर हमारा आगे है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही है, वहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्मूथ कॉलोनी क्या है, विरुलेंट है यानी डिजीज़ कॉलोनिजिंग है। रफ कॉलोनीज क्या है, यहाँ पे किसी भी तरह का कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, नो कैप्सूल। अब कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉयड बाय इम्यून सिस्टम IS एंड दे डू नॉट कॉज, या हम इसे बोल सकते हैं नॉन विरुलेंट, यानी डिजीज कॉजिंग नहीं है, नॉन विरुलेंट। ये तो हो गया इनके एक्सपेरिमेंट में जिस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने यूज़ किया था। अब हमें आगे देखेंगे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। अभी तक तो बस ये देखा कि हम इन्होंने बैक्टीरिया यूज़ किया था, आगे हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, यानी सेटअप इनका कुछ इस तरह देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, देन R स्ट्रेन लिया, देन हीट किल्ड स्ट्रेन लिया, और लास्टली जो इनका फोर्थ एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे क्या हुआ, लाइव यानी लिविंग R स्ट्रेन प्लस S स्ट्रेन या प्लस डेड S स्ट्रेन। लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था, पहला एक्सपेरिमेंट में सिर्फ और सिर्फ S स्ट्रेन लिया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में R स्ट्रेन लिया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हीट किल स्ट्रेन लिया, यानी S स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट से किल कर दिया गया। लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया, लिविंग R स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया गया और डेड S स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया गया। अब एक्सपेरिमेंट में क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले S स्ट्रेन यानी स्मूथ स्ट्रेन को क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन कुछ इस तरह दिखते हैं। स्मूथ स्ट्रेन को इन्होंने क्या किया, माइस में इंजेक्ट कराया, यानी माउस में इंजेक्ट कराया, इंजेक्टेड इन माउस। सिमिलरली रफ स्ट्रेन को भी इंजेक्टेड कराया, यानी जितने भी इन्होंने लिए थे सभी को क्या कराया, इंजेक्ट कराया। इसको भी इंजेक्ट कराया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस से, इंजेक्टेड इन माउस, इंजेक्टेड इन माउस और हीट किल S स्ट्रेन, यानी हीट किल हो गया S स्ट्रेन। अब हीट किल हो गया, इसका मतलब उसके सरफेस क्या होगा, डैमेज हो गएंगे। अब ये S स्ट्रेन विरुलेंट नहीं रहा, अब ये S स्ट्रेन विरुलेंट नहीं रहा क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी है, ये अब डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। तो इसको हमने क्या किया, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। फिर लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, डेड S स्ट्रेन लिया, डेड S स्ट्रेन, और साथ ही साथ क्या लिया, साथ ही साथ लिया लिविंग R स्ट्रेन, डेड S स्ट्रेन साथ ही साथ लिविंग R स्ट्रेन। ये था इनका सेटअप। इन सभी को क्या किया, इंजेक्टेड इनटू माउस, इंजेक्टेड इनटू माउस, इंजेक्टेड इनटू माउस। तो पूरी जगह मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आप लोगों को अच्छे से सब कुछ लिखना है। अब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आना चाहिए, समझने की कोशिश करते हैं। S स्ट्रेन बैक्टीरिया न्यूमोनिया कॉज करेगा, यानी माउस की डेथ हो जाएगी। R स्ट्रेन ये भी न्यूमोनिया, ये क्या करेगा, ये न्यूमोनिया कॉज नहीं करेगा, माउस यानी क्या होगा, अभी सर्वाइव कर रहा होगा। फिर हीट किल S स्ट्रेन, यानी बैक्टीरिया डेड हो चुका तो न्यूमोनिया कॉज नहीं करेगा। यहाँ पे भी क्या रिजल्ट होना चाहिए, माउस सर्वाइव करना चाहिए। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन तीनों एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वही हुआ। यहाँ पे रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है, S स्ट्रेन न्यूमोनिया कॉज करेगा, यानी माउस की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे रिजल्ट भी वही आया कि माइस डाइड। सिमिलरली R स्ट्रेन में भी सर्वाइव करना चाहिए क्योंकि R स्ट्रेन नॉन विरुलेंट है, तो R स्ट्रेन में सर्वाइव होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, माइस सर्वाइव्स, माइस सर्वाइव्स
फिर हीट किल एस स्ट्रेन में क्या होगा, हीट किल एस स्ट्रेन यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की डेथ हो चुकी है, ये न्यूमोनिया कॉज नहीं करेंगे, माउस सर्वाइव करेगा, रिजल्ट भी वही मिला हमें, माइस सर्वाइव। अब लास्ट में हमें क्या एक्सपेक्टेड है, आप लोग एक बार खुद से सोचिए यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। यहाँ रिजल्ट कुछ इस तरह होना चाहिए कि लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन लाइव हो चाहे डेड हो वो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इसकी डेथ हो चुकी है यानी ये भी अब डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ पे माउस सर्वाइव करना चाहिए था। लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होना चाहिए था, माउस यहाँ पे सर्वाइव करना चाहिए था, बट एक हमें क्या मिला, एनसीईआरटी ने क्या वर्ड यूज़ किया इसके लिए, मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कुछ मिरेकल हुआ यहाँ पे जिससे क्या हो गया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन था, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और क्या हुआ वहाँ पे रिजल्ट क्या मिला हमें, माउस की डेथ हो गई। तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, माइस डाइड। अब समझने की कोशिश करते हैं यहाँ हुआ क्या होगा। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि डेथ हो चुका है बट उसका जेनेटिक मटेरियल अभी भी प्रेजेंट है। अब वो जेनेटिक मटेरियल किसने एब्जॉर्व कर लिया, उस जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्व कर लिया होगा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने, यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से वो जेनेटिक मटेरियल अब कहाँ चला गया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया अब क्या करने लगेगा, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया अब ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया पूरे तरीके से आर स्ट्रेन नहीं रहा, ये अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है किसमें, एस स्ट्रेन में। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसी आर स्ट्रेन को इरेज करके मैंने यहाँ एस स्ट्रेन बना दिया, यानी कि अब यहाँ क्या हो गया, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एस स्ट्रेन में। एस स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग होता है, विरुलेंट होता है। एस स्ट्रेन क्या करेगा, माउस में इंजेक्ट होने के बाद माउस की डेथ होगी। ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो मैंने डेफिनेशन बताई थी अब वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो डेफिनेशन क्या था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया टू अनदर फॉर्म बाई एब्जॉर्बिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसी दूसरे फॉर्म में किसी दूसरे फॉर्म में, बिकॉज क्योंकि उसने क्या किया, दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया, और ये जेनेटिक मटेरियल एब्जॉर्ब करने के बाद वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी आर भी अब एस बन गया। एस क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा, माउस की डेथ हो गई। बट अभी भी इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से भी बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल अभी भी हमें नहीं पता चला। तो एक बात इंपॉर्टेंट है हमें याद रखनी है कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल could not be established। इस एक्सपेरिमेंट से भी जेनेटिक मटेरियल का नेचर तो नहीं पता चला कि प्रोटीन गया या डीएनए गया या कुछ गया, बट इतना तो पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ। तो यही हमारा क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। अब आज के टाइम पे हमें पता है कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। यानी कि अगर हम कंक्लूजन निकालना चाहें ग्रिफिथ का कंक्लूजन तो कुछ इस तरह से होगा, हीट किल बैक्टीरिया ने क्या किया, सॉल्यूशन में कुछ रिलीज़ किया। आज के टाइम पे हमें पता है हीट किल बैक्टीरिया में सॉल्यूशन में क्या रिलीज़ किया होगा, डीएनए रिलीज़ किया होगा। फिर वो जो कुछ चीज़ रिलीज़ हुई है उसे किसने ऑब्जर्व किया, आर स्ट्रेन ने। आज के टाइम पे हमें पता है वो जो रिलीज़ हुआ था वो डीएनए था। आर स्ट्रेन ने क्या किया, डीएनए को ऑब्जर्व कर लिया। फाइनली हुआ क्या, आर स्ट्रेन अब क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। किसके वजह से, डीएनए की वजह से, जो कि एस स्ट्रेन ने रिलीज़ किया था। आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आर स्ट्रेन क्या करेगा, अपने अराउंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग करने लगेगा। म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग हुई तो क्या हुआ, आर स्ट्रेन अब विरुलेंट हो गया, बिकॉज अब उसको क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम आर स्ट्रेन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एस स्ट्रेन बन चुका है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर आ चुकी है। अब आर स्ट्रेन क्या करेगा, डिटेक्ट हमें किसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करेगा, यानी निमोनिया कॉज करेगा। इसी वजह से जो फाइनल हमारा रिजल्ट आया था, माइस डाइड। बट ओवरऑल कंक्लूजन हमारा क्या था, इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें जेनेटिक मटेरियल का नेचर नहीं पता चला। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें क्या देखना है, एल्फ्रेड हार्शी एंड मराठा चीज। ये क्या है हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, या उससे पहले हम वो पढ़ेंगे। सेकंड एक्सपेरिमेंट में एनसीईआरटी में दिया गया है, कौन सा, एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट।
तो वापस से स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है हमारा ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं ओसवाल्ड मैक्लॉयड एंड मैककार्टीज एक्सपेरिमेंट। इनका कुछ नया सेटअप नहीं था। इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के सेटअप को यानी वही आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन के आगे स्टडी की, बट ग्रिफिथ से क्या हुआ था, वहाँ पर हमें बायोकेमिकल नेचर नहीं पता चला था जेनेटिक मटेरियल का। इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कन्फर्म हो जाएगा कि DNA ही हमारे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है बैक्टीरिया में। क्या सेटअप था, वही चीज़ पहले, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए तीन अलग अलग कल्चर मीडियम में। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इन्होंने लिए 3 अलग अलग कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम भी जैसे थोड़े पहले मैंने बताया, ये एक ऐसा मीडियम यानी आर्टिफिशियल मीडियम जिसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हम करा सकते हैं। तो ये क्या था, इन्होंने 3 अलग अलग मीडियम में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। फिर क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या किए, ट्रांसफ़र किए। एक में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का क्या ट्रांसफ़र किया, एक कल्चर मीडियम में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का प्रोटीन ट्रांसफ़र किया। सेकंड कल्चर मीडियम में क्या ऐड किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का RNA ट्रांसफ़र किया। थर्ड कल्चर मीडियम में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का DNA इसमें ऐड किया। क्या कराया, पहले में प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एस स्ट्रेन, पहले में प्रोटीन ऐड किया, किसका, एस स्ट्रेन का। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, RNA ऐड किया, अगेन किसका, एस स्ट्रेन का। थर्ड एक्सपेरिमेंट DNA ऐड किया, एस स्ट्रेन का। याद रखना है आर स्ट्रेन कैसे, लाइव आर स्ट्रेन है। एस स्ट्रेन का पूरा बैक्टीरिया नहीं ट्रांसफर किया, बस उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसका प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करा लिया, उसका RNA एक्सट्रैक्ट करा लिया, उसका DNA एक्सट्रैक्ट करा लिया। फिर एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व क्या हुआ, कुछ देर बाद अगर जो भी जेनेटिक मटेरियल एब्जॉर्व करेगा, इन तीनों में से क्या होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसे आर स्ट्रेन एब्जॉर्व करके क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी एक फॉर्म से नए फॉर्म में आ जाएगा। तो प्रोटीन वाले केस में देखा किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी पहले आर स्ट्रेन लिविंग थे। एक्सपेरिमेंट के एंड में भी यहाँ पे भी इन्हें क्या मिले, यहाँ पे भी इन्हें मिले लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये कब हुआ, प्रोटीन के केस में। RNA डाला जब, तब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट से पहले वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, लिविंग आर स्ट्रेन। एक्सपेरिमेंट के बाद भी लाइव आर स्ट्रेन एक्सट्रैक्ट किया इन्होंने। बट थर्ड केस में, थर्ड सेटअप में क्या किया, जहाँ पे इन्होंने क्या रखा था, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का DNA ट्रांसफ़र किया था। वहाँ पे इन्होंने देखा आर स्ट्रेन तो मिले ही, यानी जो आर स्ट्रेन थे वो तो मिले ही, बट कुछ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। यानी वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्व किया। जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्व किया तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी वो खुद को अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ट्रांसफॉर्म किया तो R से S में आए, S में आएंगे तो वो क्या करने लगेंगे, S में आएंगे तो उनके अराउंड एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर कहीं सिंथेसिस होगी, वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर क्या करेगा, निमोनिया कॉज करेगा। खैर इन्होंने माइस में इंजेक्ट नहीं किया था, इनका सेटअप बस यहीं तक था। तो इनसे इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि DNA ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। प्रोटीन वो काम नहीं किया, जबकि इस एक्सपेरिमेंट से पहले, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कराया था 1933 से 1944। इस 1933 से पहले या 1944 से पहले ये माना जाता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, बट इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि प्रोटीन नहीं काम करता, क्योंकि प्रोटीन काम करता है जेनेटिक मटेरियल का, तो क्या होता, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होता, यहाँ पे भी असिस्टेंट मिलते। RNA भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर रहा है, DNA ही यहाँ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, आर स्ट्रेन अब ट्रांसफॉर्म हो गए एस स्ट्रेन में। अब इनका जो सेकेंड सेटअप था NCERT के सेकेंड पैराग्राफ में, मैक्लॉयड मैककार्टी एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी के सेकंड एक्सपेरिमेंट में NCERT के सेकंड पैरा में ऐसा कुछ दिया गया है। खैर ये एक्सपेरिमेंट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट जो हमारा हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये एक्सपेरिमेंट लगता है, बट अल्टीमेट प्रूफ हमें हार्शी चेज वाले से ही मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह था। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए। हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एक टेस्ट ट्यूब में लिया। इसमें क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी बायोमॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इन्होंने इस सॉल्यूशन में से लिपिड को बाहर निकाल लिया और क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को बाहर निकाल लिया।
यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट इस एक्सपेरिमेंट से क्या हो गए, बाहर हो गए, इस टेस्ट ट्यूब से बाहर हो गए हीट की लेसिस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। अब यानी इसमें क्या क्या होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ प्रेजेंट होने की, प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, आरएनए प्रेजेंट हो सकता है सॉल्यूशन में, और डीएनए प्रेजेंट हो सकता है सॉल्यूशन में। प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, ये तीन चीज़ इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो सकती है। लिपिड कार्बोहाइड्रेट को हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या कर लिया, अलग कर लिया। फिर इसी सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी ये जो मेन सॉल्यूशन था इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग होता चलेगा, देखते हैं क्या होगा। पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक एंजाइम ऐड किया जिसे हम बोलते हैं प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम उन्होंने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है। ये क्या कराता है, प्रोटीन की डाइजेशन कराता है। सेकंड में क्या ऐड कराया, सेकंड में आरएनएज। आरएनएज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट करा देगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या कराया है, डीएनएज। डीएनए क्या कराएगा, इस सॉल्यूशन में जितने भी डीएनए होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करा लेगा। यानी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हो गए तो बचा क्या क्या, इस सॉल्यूशन में आरएनए हो सकता है और डीएनए हो सकता है। यहाँ पे आरएनए क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, प्रोटीन होगा और डीएनए होगा। फाइनली सॉल्यूशन में क्या किया, डीएनए ऐड किया, यानी डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐड किया। डीएनए सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट क्या क्या हो सकता है, आरएनए और प्रोटीन। फिर इस सॉल्यूशन को क्या किया, एक दूसरे जगह ट्रांसफर किया, वहाँ पे क्या था, फाइनल सॉल्यूशन में हमारा क्या था, लाइव आर स्ट्रेन। लाइव आर स्ट्रेन, तीनों में क्या था, लाइव आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। ऊपर वाले सॉल्यूशन में क्या हुआ, ऊपर वाले सॉल्यूशन में एंजाइम के ऐड करके जो जो एंजाइम ऐड किया वो चीज़ें क्या होगी, एब्सेंट होगी। यहाँ पे प्रोटीएज ऐड किया, प्रोटीन एब्सेंट होगा। यहाँ पे आरएनएज ऐड किया, आरएनए एब्सेंट होगा। इस सॉल्यूशन में डीएनए ऐड किया, डीएनए एब्सेंट होगा। एक्सपेरिमेंट में आगे क्या हुआ, जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो थोड़ी देर बाद इन दोनों सॉल्यूशन में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जॉर्व हुआ, यानी कि आर स्ट्रेन अब क्या हो गए, इन दो सॉल्यूशन में एस स्ट्रेन में चेंज हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे अभी भी सिर्फ और सिर्फ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ही हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, अब यहाँ पे प्रोटीन एब्सेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, आरएनए और डीएनए प्रेजेंट है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन कराया होगा, या तो आरएनए कराया होगा या तो डीएनए कराया होगा। प्रोटीन नहीं कराया होगा, यानी प्रोटीन एलिमिनेट हो गया। यहाँ से क्या हुआ, प्रोटीन एलिमिनेट हो गया, प्रोटीन नहीं करा सकता। ट्रांसफॉर्मेशन इस सॉल्यूशन में कौन कराया होगा, पहले वाले में या तो आरएनए या तो डीएनए। सेकंड सॉल्यूशन देखा तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, बट यहाँ प्रेजेंट क्या क्या है, आरएनए नहीं प्रेजेंट है। प्रोटीन या तो करा सकता है तो डीएनए, प्रोटीन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, आरएनए प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ किसने कराया होगा ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए। तो प्रोटीन एलिमिनेट हो गया, आरएनए भी एलिमिनेट हो गया। पता क्या चला हमें कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है। फिर इसका एक और कंफर्मेशन हो गया हमें कि जब हमने सॉल्यूशन में डीएनए ऐड कराया, यानी डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा, प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होगा। तो यहाँ क्या होगा, इस सॉल्यूशन में डीएनए एब्सेंट है, आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है। आरएनए प्रोटीन से यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भी नहीं। इसका मतलब आरएनए और प्रोटीन ने ट्रांसफॉर्मेशन कराया भी नहीं, और डीएनए एब्सेंट है, इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली हमें कंफर्म क्या हुआ कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कराता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे प्रोटीन नहीं था, चांसेस क्या थे, आरएनए या डीएनए। यहाँ पे प्रोटीन एलिमिनेट कर लिया हमने। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, आरएनए कर नहीं रहा है, तो बचा क्या है, डीएनए। फाइनली जब डीएनए वाले एक्सपेरिमेंट में जहाँ डीएनए नहीं प्रेजेंट था वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भी नहीं। तो अल्टीमेटली इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि बायोकेमिकल नेचर क्या है, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। डीएनए ही वो बायोकेमिकल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। फिर लास्ट एक्सपेरिमेंट हमारा क्या, लास्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट। सो लास्ट एक्सपेरिमेंट हमारा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है क्या, अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि विच वन, मतलब ऑप्शन दिया रहेगा कि इन चारों में से विच वन इज द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब अनइक्विवोकल मीन्स ऐसा कोई चीज़ जिसके बाद कोई डाउट ही ना रहे, यानी लिविंग नो डाउट, कोई डाउट उसके बाद बचा ही नहीं इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है।
एक्सपेरिमेंट का सेटअप भी कुछ ऐसा होगा, यानी कुछ रेडियो एक्टिविटी चीज़, रेडियो एक्टिव वर्ड यहाँ यूज़ होगा। रेडियो एक्टिव वर्ड यानी ऐसा कोई चीज़ जिसे हम ट्रेस कर सकें, जिसके एक्टिविटी को हम ट्रेस कर सकें कि वो मूवमेंट किस तरफ कर रहा है, किस तरफ वो मूवमेंट दिखा रहा है। एल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेस, एक्सपेरिमेंट कब हुआ है? 1952 में। इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला? अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ that DNA is the genetic material, is the GM, genetic material। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यूज़ क्या किया? दो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए, एक बैक्टीरियोफेज, सेकंड बैक्टीरिया। अब डिफरेंस क्या होता है बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया में? बैक्टीरियोफेज हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे। बैक्टीरियोफेज हमने पढ़ा है क्लास 11th में। बैक्टीरियोफेज होता है वायरस, नाम से हमें लगता है बैक्टीरिया है, बट बैक्टीरियोफेज होते क्या हैं? ये वायरस होते हैं, ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में डिजीज़ कॉज करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। इस चैप्टर में इनफैक्ट हमें बैक्टीरियोफेज वर्ड भी आया था, जहाँ डीएनए स्टार्ट हुआ वहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ, वहाँ पे मैंने जब डिस्कस किया था जिस वीडियो में, वहाँ पे भी आप लोग को डीएनए वाली वीडियो में बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो बैक्टीरियोफेज का ये डायग्राम मैंने क्या किया है, क्लास 11th से लिया है, क्लास 11th में ये डायग्राम दिया है। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं, ये क्या बना होता है, किस चीज़ का बना होता है। तो एक हेड पोर्शन होता है, देन कॉलर, देन टेल, हेड, कॉलर एंड टेल। अब अगर बैक्टीरियोफेज को हम एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें, बैक्टीरियोफेज को हम एक टर्म में डिफाइन करना चाहें, तो इसे हम बोल सकते हैं इट इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन। बैक्टीरियोफेज एक तरह का क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है। बैक्टीरियोफेज न्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों न्यूक्लियोप्रोटीन बोले? क्योंकि ये बना ही सिर्फ दो चीज़ का है, एक न्यूक्लिक एसिड, सेकंड प्रोटीन। यानी कि ये जो इसका आउटर सरफेस है ये क्या है? प्रोटीन का बना हुआ है। अंदर क्या प्रेजेंट है? आज के टाइम पे मैंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल या डीएनए है, यानी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। यानी दो ही चीज़ है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। आउटर सरफेस क्या बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। इनसाइड उसके क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं? दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। वन टर्म में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज आर न्यूक्लियोप्रोटीन। अब बैक्टीरियोफेज वर्क कैसे करता है? बैक्टीरियोफेज अपना काम कैसे करता है, यानी किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, कैसे करता है? अब सबसे पहले बैक्टीरियोफेज क्या करता है? किसी बैक्टीरिया, इस एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरिया हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है एस्केरिचिया कोलाई, ई कोलाई। आगे अब ई कोलाई का नाम बहुत बार आएगा, हम बायोटेक पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ई कोलाई का नाम बहुत बार पूरे चैप्टर में रिपीट होता रहेगा। तो ई कोलाई पे क्या करेगा बैक्टीरियोफेज? उसके सरफेस से अटैच करेगा। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं बैक्टीरियोफेज उसके सरफेस से अटैच करेगा ई कोलाई के सरफेस से। अब बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल यानी अपना डीएनए ई कोलाई के अंदर डाल देगा, ई कोलाई के अंदर अपना डीएनए ट्रांसफर कर देगा। अब ई कोलाई उस जेनेटिक मटेरियल को अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल समझ के उसको और सिंथेसाइज करेगा। यानी बैक्टीरियोफेज एक तरह से क्या कर रहा है? ई कोलाई के जेनेटिक मशीनरी को ही कैप्चर कर ले रहा है। यानी ई कोलाई के जेनेटिक मशीनरी को, ई कोलाई के अंदर जो भी मशीनरी है जेनेटिक मटेरियल के सिंथेसिस के लिए, बैक्टीरियोफेज उसी को कैप्चर करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है। यानी कि ई कोलाई इसके जेनेटिक मटेरियल को अब अपना जेनेटिक मटेरियल समझ करके और बैक्टीरिया पार्टिकल्स बनाता चले जाएगा। अल्टीमेटली बहुत सारे बैक्टीरियोफेज एक ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे, फिर ई कोलाई के सरफेस को रप्चर करके बैक्टीरिया यानी बैक्टीरियोफेज का सिंथेसिस और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ बैक्टीरियोफेज वर्क करता है। इसी प्रिंसिपल पर हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट में इनका सेटअप क्या था, यानी कि चीज़ें क्या क्या यूज़ हुई थी। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज लिया, ऑब्वियस चीज़ है। अब बैक्टीरियोफेज को इन्होंने दो अलग अलग मीडियम में ग्रो कराया। दो अलग अलग मीडियम में बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। पहले मीडियम में क्या लिया? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। सेकेंड मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया। यानी फॉस्फोरस का हैवी आइसोटोप P32, सल्फर का हैवी आइसोटोप S35, P32 एंड S35, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप इसके यूज़ किया। अब ये तो मीडियम में यूज़ किया। इस मीडियम में क्या प्रेजेंट है? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इस मीडियम में प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव सल्फर। और दोनों ही मीडियम में क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरियोफेज। यानी बैक्टीरियोफेज अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? जिस मीडियम में प्रेजेंट है वहीं से लेगा।
जिस मीडियम में फॉस्फोरस प्रेजेंट है उस मीडियम से बैक्टीरिया फॉस्फोरस ऑब्जर्व कर लेगा, बैक्टीरियोफेज फॉस्फोरस ऑब्जर्व कर लेगा। जिस मीडियम में सल्फर प्रेजेंट है उस मीडियम से बैक्टीरियोफेज सल्फर ऑब्जर्व कर लेगा। अब याद हो फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है या प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली चीज़ है, फॉस्फोरस डीएनए में प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। सिमिलरली सल्फर कहाँ प्रेजेंट होगा, हमने कहीं डीएनए में सल्फर का नाम नहीं देखा, डीएनए में सल्फर कहीं नहीं प्रेजेंट होता है। हाँ, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं। यानी कि इस मीडियम में जहाँ पे फॉस्फोरस बैक्टीरियोफेज ऑब्जर्व करेगा उसका डीएनए कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हो जाएगा। जिस मीडियम में सल्फर रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है उस मीडियम में बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कैसा हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर उसमें प्रेजेंट होगा। यानी इस मीडियम में जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, फॉस्फोएट ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्रोटीन नॉर्मल होगा, प्रोटीन कैसा है, नॉर्मल है। सिमिलरली यहाँ पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, डीएनए नॉर्मल होगा, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं प्रेजेंट होता है। प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, डीएनए नॉर्मल है। अब क्या हुआ, ये बैक्टीरियोफेज जो रेड कलर से दिख रहा है वो रेडियो एक्टिव पार्ट है, जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वो नॉन रेडियो एक्टिव पार्ट है। तो ये क्या है, एनसीईआरटी की डायग्राम को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। दोनों क्या है, बैक्टीरियोफेज हैं। पहले बैक्टीरियोफेज का क्या है, ये सल्फर वाला बैक्टीरियोफेज है, यानी आउटर कवरिंग अभी मैंने बताई प्रोटीन की होती है। आउटर कवरिंग हमें रेड कलर से दिख रहा है, यानी ये प्रोटीन इसका कैसा है, रेडियो एक्टिव सल्फर है यहाँ पे S32। यहाँ पे कौन सा मीडियम है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए रेड कलर से दिखाया गया है, यानी यहाँ पे क्या है, डीएनए में क्या प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 यहाँ है, S35 यहाँ है। ये हो गया एक्सपेरिमेंट का सेटअप। यानी इसका क्या है, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है, इसका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव है। अब एक्सपेरिमेंट में आगे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप है हमारा इन्फेक्शन, यानी जहाँ पे बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा। सेकंड स्टेप है क्या हमारा, ब्लेंडिंग, यानी ब्लेंडिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, बैक्टीरियोफेज को उसके सरफेस से अब हटा रहे हैं। सेकंड स्टेप में ये हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन थोड़ी देर पहले हमने बात की, जिससे हम क्या करेंगे, किसी बायोमोलिक्यूल को अलग अलग कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में देखते हैं आगे हो क्या रहा है। जहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर है वहाँ पे क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे भी जाएगा, यानी डीएनए यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है, डीएनए यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर दोनों में ही क्या होगा, डीएनए यहाँ पे क्या होगा, आगे एस्केरिचिया कोलाई के, ई कोलाई के जेनेटिक मशीनरी को क्या करेगा, कैप्चर करके अपनी सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। दोनों ही केस में क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस होगी। अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनली एस्केरिचिया कोलाई में क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। बट एक जगह कैसा दिख रहा है हमें, डीएनए रेडियो एक्टिव है, एक जगह डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है। रेड कलर का मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव। इसका मतलब दोनों में ही डीएनए ही ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर यहाँ से प्रोटीन ट्रांसफ़र होता तो ये हम क्या दिखाते, रेड कलर का दिखाते, प्रोटीन कंपोनेंट। बट इसका डीएनए जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। एनसीईआरटी में देखते हैं डायग्राम कैसे है। डायग्राम में लिखा है नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन एस्केरिचिया कोलाई, है लिखा है नो रेडियो एक्टिव सल्फर एस्केरिचिया, नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल। यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर हमें नहीं मिला, बट यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था हमारा डीएनए में, सल्फर में रेडियो एक्टिव यहाँ प्रेजेंट है, तो रेडियो एक्टिव सल्फर यहाँ हमें नहीं मिला, यानी प्रोटीन नहीं है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे क्या है, डीएनए रेडियो एक्टिव है, डीएनए ही ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर उसी एक्सपेरिमेंट में आगे प्लस के लिखा है रेडियो एक्टिविटी सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सेकंड में लिखा है रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, यानी कि सुपरनेटेंट किसे बोलते हैं हम लोग। अब जब भी एक्सपेरिमेंट कभी किया होगा टेस्ट ट्यूब में, तो जो हमारा क्लियर मीडियम ऊपर की तरफ बचा होता है वो क्या है, सुपरनेटेंट उसे बोलते हैं। यानी कि नीचे की तरफ क्या है, एस्केरिचिया कोलाई प्रेजेंट होंगे, सुपरनेटेंट में क्या होगा, इसका प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन कंपोनेंट इसका मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव सल्फर का बना हुआ है। यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव हमें सुपरनेटेंट में नहीं मिला, क्यों, क्योंकि प्रोटीन प्रेजेंट होगा सुपरनेटेंट में, जेनेटिक मटेरियल तो एस्केरिचिया कोलाई के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या करता है, अनइक्विवोकल प्रूफ देता है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को ट्रेस कर पा रहे हैं। कैसे, डीएनए हमने ट्रेस किया कि डीएनए ही ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे क्या है, अगर प्रोटीन ट्रांसफ़र हो रहा होता
तो ये कैसे होते हैं, ये भी हम रेड कलर से दिखाते। डायग्राम को बहुत अच्छे से दिया गया एनसीईआरटी ने रेड कलर और ब्लैक कलर से। रेड कलर याद रखना है क्या, रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो इसी के साथ क्या किया हमने, तीनों एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। हमारा जो अनइक्विवोकल प्रूफ था क्या, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। सो विद दिस आवर वीडियो एंड्स हियर, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।